स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आर एग्रीकल्चर सेक्टर, हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है ये हमारी इकोनॉमी की नींव और शुरुआत से ही कहा जाता है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और मोस्टली आपके अराउंड 60% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी ना किसी तरीके से आपका एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। बट क्या आपको पता है कि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है और सबसे बड़ी अगर कोई प्रॉब्लम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर के सामने है तो वो है क्लाइमेट चेंज। क्योंकि एक क्रॉप को ग्रो करने के लिए, एक पौधे को ग्रो करने के लिए हमें बहुत सारे तो मैं क्या कहूँगी, सारे के सारे क्लाइमेटिकल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। आपका टेम्परेचर, आपका रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, ठीक है, सनलाइट, ये सब एक जो है बहुत एसेंशियल, अगर ये सब चीज़ें ना रहेंगी तो आप क्रॉप ग्रो कर ही नहीं सकते, आप एग्रीकल्चर इमेजिन ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये सब फैक्टर्स हैं जो आपके क्रॉप के ग्रोइंग पीरियड्स को डिसाइड करेंगे कि कब मेरी क्रॉप जर्मिनेट होगी, जर्मिनेशन के लिए उसे क्या टेम्परेचर चाहिए, वेजिटेटिव ग्रोथ के लिए क्या टेम्परेचर चाहिए, इसके साथ साथ आपका फ्लावरिंग के टाइम में, जिसको हम फोटो पीरियड कहते हैं, वहाँ पर कितनी लाइट होनी चाहिए, किस क्रॉप को कितना टेम्परेचर सस्टेन कराएगा, किस टेम्परेचर को ह्यूमिडिटी, किस क्रॉप को ह्यूमिडिटी कितनी चाहिए। तो मतलब ये सब चीज़ें आपका डिसाइड करती है क्रॉप का पैटर्न, बिहेवियर, हैबिटेट, उसकी ग्रोइंग हैबिट्स। तो अगर इनमें थोड़ा सा भी चेंज होता है तो वो मेरी क्रॉप को नुकसान पहुंचाएगी, मेरे प्लांट्स को नुकसान पहुंचाएगी और प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं। जैसे फोटोसिंथेसिस एक बहुत कॉमन फिनोमेना है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं। अब उस फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सनलाइट चाहिए। बट अगर वो सनलाइट या तो बहुत ज़्यादा एफिशिएंसी की हो, बहुत ज़्यादा उसमें वेवलेंथ एक तरीके से बहुत इंटेंस सनलाइट हो, या फिर वो बहुत कम हो, तो क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अच्छे से होगा नहीं, प्लांट अपना खाना नहीं बना पाएगा ढंग से। अगर खाना ही नहीं बना पाएगा तो प्लांट के अंदर बायोमास एक्यूमुलेट नहीं होगा, यील्ड लॉस हो जाएगी। आपने फसल उगाई, बारिश हो गई, हार्वेस्टिंग के टाइम फसल खराब, और आज हमारे फार्मर्स जो हैं जूझ रहे हैं इस चीज़ से, दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम हर जगह, हर सेक्टर में, क्योंकि हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो हाईली डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। जैसे हम इरिगेशन के लिए, हमारे यहाँ 60% एग्रीकल्चर जो है वो रेन फेड एग्रीकल्चर है, मतलब कि यहाँ पर फार्मर पानी की रिक्वायरमेंट के लिए रेनफॉल पर निर्भर करते हैं। यहाँ इरिगेशन वाटर फैसिलिटी जो है वो नहीं है, इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बहुत कम है यहाँ पे, क्योंकि नेचुरली जो है यहाँ पर ज़मीन में पानी बहुत ज़्यादा कम है आपका, तो फार्मर्स को डिपेंड करना पड़ता है रेनफेड। अब बारिश बहुत ज़्यादा इरेटिक हो गई है, अनप्रिडिक्टेबल हो गई है, तो मुझे नहीं पता कब रिसीव होगी कब नहीं होगी। सोइंग के टाइम जब बारिश होनी चाहिए तब बारिश नहीं हो रही है, और हार्वेस्टिंग के टाइम जब बारिश नहीं होनी चाहिए उस टाइम मुझे बारिश मिल रही है, मेरा प्रोडक्शन खराब हो रहा है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम इस क्लाइमेट चेंज से कैसे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को बचा सकते हैं। क्या हम कोई कदम ऐसा उठा सकते हैं जिससे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर प्रिवेंट हो सके? तो यस, हमारे पास एक सॉल्यूशन है जिसको हम कहते हैं क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, और ये आपके ऑप्शनल के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हम क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर से। ये वो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर मतलब हमें एक ऐसा एग्रीकल्चर सिस्टम बनाना है जो कि इस क्लाइमेट के चेंज के साथ साथ खड़ा रहे। तो ये वो सिस्टम है जहाँ पर ये एंटिसिपेट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा और एडप्ट होगा चेंज क्लाइमेट रिलेटेड कंडीशन से, आपकी जो क्लाइमेटिक शॉक्स है या स्ट्रेस है उससे खुद को, उसके अंदर खुद को ढाल लेगा, ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन रहे, फार्मर की इनकम भी आती रहे और नेचुरल रिसोर्सेज की सस्टेनेबिलिटी भी बनी रहे। मतलब नेचुरल रिसोर्सेज या बायोडाइवर्सिटी को भी कोई इससे नुकसान ना पहुँचे। अब हमारे टॉपिक पर इससे आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि अगर आप 2027 की
प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट टाइम है कोर्स परचेज करने के लिए, क्योंकि हमारे प्लेटफॉर्म पर चल रही है साल की सबसे बड़ी सेल, जहाँ पर हमारे कोर्स आपको 79% ऑफ पर मिल जाएंगे। हमारे कोर्स के अंदर आपको 400 प्लस लाइव लेक्चर मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन मिलेंगे, जो आपको अलग से लेना पड़ता है, वो कोर्स में ही इंक्लूडेड है। इसके साथ साथ आपको PDF नोट्स हो गए, क्लास PPTs हो गई, रिवीजन शीट्स हो गई, ये सब आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेंगे। और सबसे जो यूनिक बात है हमारे कोर्स की, वो है हर फ्राइडे को लाइव आंसर राइटिंग क्लास और लाइव असेसमेंट। तो आपको अलग से आंसर राइटिंग के लिए कोई कोर्स नहीं लेना है, कुछ तैयारी नहीं करनी है। कोर्स की क्लासेस के साथ साथ ही आपका लाइव आंसर राइटिंग के थ्रू आंसर राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो हमारा जो कोर्स है 40-45 हज़ार का, वो आपको 17-18 हज़ार रुपये में मिल जाएगा, बिकॉज 79% ऑफ अभी चल रहा है। और अगर आप फ्री काउंसलिंग चाहते हैं तो आप इस नंबर पर डायल कर लीजिएगा 7640003000। मेरी टीम आपको हेल्प करेगी। और 17 अगस्त से भी हमारे बैच शुरू हो रहे हैं, तो नया बैच जो हमारा 17 अगस्त से शुरू हो रहा है। सो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस माई लाइव कोड, MYLIV कोड यूज़ करना मत भूलिएगा अगर आप मुझसे एग्रीकल्चर पढ़ना चाहते हैं तो। एंड आई प्रॉमिस यू दैट यू विल नॉट रिग्रेट बाइंग दिस कोर्स। इसके बाद अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम के थ्रू मुझसे जुड़ सकते हैं @monica_yadav_agriculture। लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। सो अब हम पहले बात करते हैं कि हमें क्यों ज़रूरत है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर की। जैसे जैसे मेरा क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टेम्परेचर स्ट्रेस, जो सबसे बड़ा दिक्कत है, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है, हीट वेव बढ़ रही है, थर्मल शॉक बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है क्रॉप्स और लाइव स्टॉक के अंदर। पहले एक पर्टिकुलर सीज़न के अंदर आपका समर रहता था, अब समर सीज़न जो है या टेम्परेचर राइज जो है वो बहुत प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, बहुत लंबा समय हो गया है, ठीक है। तो जो है क्रॉप को तो इसके नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ लाइव स्टॉक को, क्योंकि सबको एक राइजिंग टेम्परेचर, हम लोग तो AC चला के सो जाते हैं, अब हम क्रॉप को थोड़ी ना AC लगा के दे सकते, और AC लगाया भी तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा, एनिमल्स को भी कोई ऐसा खास फ़ायदा नहीं होगा। जब लाइव स्टॉक के अंदर हीट स्ट्रेस पड़ता है तो उनका मिल्क प्रोडक्शन कम हो जाता है। तो सबसे पहले हीट स्ट्रेस, उसके बाद रेनफॉल, फ्रीक्वेंट ड्रॉट। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है हाईली डिपेंड करता है रेनफॉल पे। जैसे मैंने आपको बताया 60% हमारा एग्रीकल्चर अंडर रेनफेड कंडीशन आता है। तो कहीं पर तो फ्लड हो रही है, बाढ़ की वजह से आपकी फसलें ख़राब हो रही है, कहीं सूखा पड़ रहा है जिसकी वजह से फसल ख़राब हो रही है, और मॉनसून तो इरेटिक इतना हो गया है कि भाई जब रिसीव होनी चाहिए बारिश तब रिसीव नहीं हो रही है, और जिस समय बारिश नहीं होनी चाहिए उस समय बारिश हो रही है। जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम, अगर आपको पता हो तो नॉर्थ इंडिया में लास्ट ईयर आपका जब पर्ल मिलेट या फिर मैं कहूँ कि खरीफ क्रॉप की जब हार्वेस्टिंग चल रही थी, फार्मर ने हार्वेस्ट कर ली थी अपनी क्रॉप, इतनी ज़्यादा बारिश हुई कॉन्टिन्यूसली, 3 दिन तक फार्मर्स के फील्ड के अंदर पानी खड़ा रहा था नी लेंथ तक, जिसकी वजह से फार्मर्स की सारी फसलें खराब हो गई। तो देखो, एक फार्मर ने अपनी क्रॉप को बोया, न्यूट्रिशन दिया, पानी दिया, पूरे सीज़न उसने उसका ध्यान रखा, और जब बारी आई कि मैं इसको बेच करके कुछ पैसा कमा लूँगा, तो पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई। बहुत सारे फार्मर्स ने नॉर्थ इंडिया के अंदर लास्ट ईयर इस चीज़ को झेला है और लॉसेस भी फेस किए हैं। जहाँ पर जो क्रॉप 1-1.5 लाख रुपए की जानी चाहिए थी, वो क्रॉप आपकी 60-70 में भी नहीं गई। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। इसके बाद साइक्लोन हो गया, क्लाउड स्टॉर्म हो गए, हेल स्टॉर्म हो गए, ये और अदर फैक्टर्स हैं जो क्रॉप को ख़राब करते हैं। हेल स्टॉर्म खड़ी की खड़ी क्रॉप को नष्ट कर देते हैं पूरी तरीके से। पेस्ट एंड डिजीज़, अब मेरे जब क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पेस्ट भी जो है वो इवॉल्व हो रहे हैं, सुपर बग्स क्रिएट हो रहे हैं। तो ये जो है इनके ऊपर कोई पेस्टिसाइड डिजीज़ का कोई पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड का भी इनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। तो ऐसे सुपर वीड्स या सुपर बग्स जो हैं वो डेवलप हो रहे हैं, इमर्ज हो रहे हैं। इसके साथ साथ वाटर स्ट्रेस, ग्राउंड वाटर जो है मेरा डिक्लाइन हो रहा है, इरिगेशन अनसर्टेनिटी हो रही है, और सॉइल तो मेरा एग्रीकल्चर सेक्टर इम्पैक्ट हो रहा है, और मैंने मोनोक्रॉपिंग कर करके सॉइल की फर्टिलिटी को भी ख़त्म कर दिया है एक तरीके से। तो यहाँ पर सॉइल के अंदर भी
और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो। सॉलिनिटी, एसिडिटी, जिसकी वजह से सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। अब उनको रिस्टोर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम और फर्टिलाइज़र डालते हैं, तो नुकसान और ज़्यादा है, तो मेरी सॉइल भी ख़राब हो रही है। मतलब एक तरीके से ये जो चेंज क्लाइमेट है ये मेरे सारे के सारे एग्रीकल्चर सिस्टम को किसी ना किसी तरीके से नुकसान पहुँचा रहा है। अब हम बात करते हैं 3 पिलर्स ऑफ क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर। तो क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर है क्या और ये किन स्तंभों पर आपका निर्भर करता है। तो देखो इसके 3 हैं पिलर्स। सबसे पहला है एडप्टेशन, कि हमें एडप्ट हो जाना है उस चेंज क्लाइमेट से। दूसरा क्या है इसका, मिटिगेशन, कि हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं। और सबसे आखिरी है इसका रेजिलियंस। तो हम अब समझेंगे कि इनका मतलब क्या है और कैसे इन 3 पिलर्स की हेल्प से हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को क्लाइमेट रिजिलियंट एग्रीकल्चर बना सकते। तो सबसे पहला है एडप्टेशन। ये कहता है कि अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो आप अपनी क्रॉप्स की भी हैबिट चेंज कर दो, उसको एडजस्ट करो अकॉर्डिंग टू द चेंज क्लाइमेट। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, अब हमने कहा कि ड्रॉट बहुत ज़्यादा हो रही है, सूखा बहुत पड़ रहा है, हीट स्ट्रेस बहुत क्रिएट हो रहा है, तो ऐसी वेराइटीज़ डेवलप करो जो ड्रॉट हीट टॉलरेंट वेराइटीज़ हो, जिनको हाई टेम्परेचर पर आसानी से ग्रो किया जा सकता है। इसके बाद क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करो, एक ही क्रॉप के ऊपर मत लगे रहो कि सिर्फ बस राइस और वीट ग्रो करना है। आप मूव करो पल्सेस की तरफ, ताकि सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो। एक सीजन में एक से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कराओ, ताकि एक अगर फेल हो जाए तो आपकी दूसरी क्रॉप अवेलेबल हो। ठीक है, इससे सुपर बग्स नहीं बनेंगे, सुपर वीड्स नहीं बनेंगी, पेस्टिसाइड्स की, वीडीसाइड का डोजेस जो है या जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाएगी। इसके साथ साथ अल्टरिंग सोइंग डेट्स, मतलब अब जैसे मान लीजिए जनरली हम खरीफ क्रॉप जो सो करते हैं वो हम सो करते हैं जून जुलाई के अंदर। ठीक है, 15 जून के बाद इसकी सोइंग शुरू हो जाती है और हार्वेस्टिंग होती है आफ्टर अराउंड योर 15 सितंबर शुरू हो जाती है। तो ये मेरा खरीफ क्रॉप के लिए टाइम पीरियड है। बट इनको चेंज कीजिए, अगर बारिश टाइम पर नहीं हो रही है आपकी, जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है सोइंग के टाइम, अगर वो टेम्परेचर नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तो आप थोड़ा डिले कर दीजिए। जब डिले कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं टाइम को, तो शॉर्ट ड्यूरेशन हाई यील्डिंग वैरायटी यूज़ कीजिए। छोटे टाइम में, जैसे मान लीजिए अगर कन्वेंशनल वैरायटी मेरी 120 दिन में तैयार हो रही है, तो ऐसी वैरायटी चूज़ करो जो 90 से 100 दिन के अंदर तैयार हो जाए और हाई यील्डिंग भी हो। इसके साथ साथ माइक्रो इरीगेशन के जो मेरे कन्वेंशनल मेथड है लाइक फ्लड इरिगेशन, कैनाल इरिगेशन, इनको छोड़ करके माइक्रो इरिगेशन पे आ जाओ, जहाँ पर बहुत थोड़े अमाउंट में आपका वाटर अप्लाई हो रहा है एट द रूट, की वो क्रॉप की वाटर यूज़ एफिशिएंसी को बढ़ा रहा है, जितनी ज़रूरत है उतना ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। इसके साथ साथ एग्रो फॉरेस्ट्री पर आप ध्यान दीजिए और इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम डेवलप कीजिए जो एक दूसरे से इंटीग्रेटेड हो। मतलब यहाँ पर आप सब कुछ इंक्लूड कीजिए, आप लाइव स्टॉक ग्रो कीजिए, लाइव स्टॉक रखिए, आप क्रॉप ग्रो कीजिए, आप पल्सेस ग्रो कीजिए, साथ में पोल्ट्री रखिए, फिशरी कीजिए। मतलब जितने भी कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप सभी कंपोनेंट्स को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, और यहाँ ये जो ज़ीरो आउटपुट या ज़ीरो वेस्टेज आपका सिस्टम डेवलप हो जाएगा, क्योंकि एक सिस्टम का आउटपुट, जैसे मान लीजिए आपकी क्रॉप है, क्रॉप का आउटपुट क्या है, क्रॉप रेसिड्यू, उसको आप फॉरेज की तरह यूज़ कर सकते हैं टू फीड योर एनिमल। एनिमल का आउटपुट क्या है, वेस्टेज, काउ डंग, उसको एज ए फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ कीजिए, कंपोस्ट यूज़ कीजिए। तो ज़ीरो वेस्ट सिस्टम मेरा एक यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा और कंजर्वेशन एग्रीकल्चर की तरफ ध्यान दीजिए। इसके बाद है आपका मिटिगेशन। सो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को मुझे यहाँ रिड्यूस करना है फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनहेंसिंग कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, और मुझे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को एनहेंस करना है। मतलब ग्रीन हाउस गैस एमिशन तो मुझे कम करना ही करना है, और इसके साथ साथ मुझे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को भी बढ़ाना है। अब इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो राइस के अंदर हम फ्लडिंग करके रखते हैं, पडलिंग जिसको बोलते हैं, कि स्टैंडिंग वाटर खड़ा रहेगा आपका क्रॉप के अंदर। अब उससे मीथेन एमिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है,
नेगेटिवली एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट कर रहा है। तो इसके लिए हम अल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग सिस्टम अडॉप्ट कर सकते हैं कि 1-2 दिन मैंने पानी भरा रखा फील्ड में, फिर मैंने उसको खाली कर दिया, फिर ड्राई छोड़ा, फिर मैंने पानी भर दिया। तो इससे क्या है, अल्टरनेट ड्राइंग और वेटिंग से आपका जो मीथेन प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। इसके साथ साथ डायरेक्ट सीडेड राइस हम अडॉप्ट कर सकते हैं, DSR जिसको हम बोलते हैं। यहाँ क्या करते हैं, नर्सरी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप नर्सरी बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा सीड्स को ही सो कर दो आप अपनी फील्ड के अंदर। बायोचार और सॉइल कार्बन मैनेजमेंट हम कर सकते हैं, मतलब हम सॉइल के अंदर बायोचार को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बायोचार इज अ लाइक फॉर्म ऑफ कोल, लाइक आप लगा सकते हैं इसको। तो बायोचार हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी इस बायोचार से क्या होगा कि इसकी कार्बन कैप्चरिंग पावर जो है बहुत ज़्यादा है, तो वो सॉइल के अंदर कार्बन को कैप्चर करेगी, जिससे कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होगा। एफिशिएंट नाइट्रोजन यूज़ हम कर सकते हैं, हम पल्सेस को ग्रो कर सकते हैं, हम ऐसे फर्टिलाइज़र्स का या ऐसा न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कर सकते हैं जो नाइट्रोजन यूज़ की एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। हम फार्म यार्ड मैन्योर यूज़ कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स, राइजोबियम इनोकुलेशन हम अपनी फील्ड के अंदर कर सकते हैं, बायो फर्टिलाइज़र्स हम इंक्लूड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पॉपुलेशन है वो सॉइल के अंदर बढ़ेगी और मेरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं डालेंगे क्रॉप के ऊपर। तो यहाँ पर गुड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी तो वो आपका नेचुरली एफिशिएंसी बढ़ा देंगे नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन वेस्टेज मुझे कम करना है, नैनो यूरिया मैं यूज़ कर सकती हूँ, नीम कोटेड यूरिया या सल्फर कोटेड यूरिया हम यूज़ कर सकते हैं। लाइव स्टॉक फीड को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा, एग्रो फॉरेस्ट्री को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और साथ के साथ हम एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी का एग्रीकल्चर में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारा आज के टाइम में एग्री वोल्टिक्स चल रहा है कि क्रॉप भी ग्रो करो, साथ के साथ सोलर पैनल्स भी लगा लो फील्ड में, ताकि आपको वहाँ से एनर्जी भी मिलती रहे। इसके बाद है आपका रेजिलियंस, कि यहाँ पर हमें जो कैपेसिटी है फार्मिंग सिस्टम की टू विदस्टैंड शॉक, रिकवर क्विकली एंड कंटिन्यू फंक्शनिंग। अगर बाई चांस मान लीजिए कोई शॉक हो भी जाता है क्लाइमेट से, तो हमें उसे क्या करना है, हमें उसमें विदस्टैंड करना है, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को वहाँ विदस्टैंड करना है और उससे बहुत जल्दी ओवरकम करके अपनी फंक्शनिंग को वापस से रिस्टोर करना है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है क्लाइमेट रिजिलिएंट सीड सिस्टम होना चाहिए मेरा। आपका क्रॉप लाइव स्टॉक इंश्योरेंस करके रखिए। यहाँ पर फार्मर्स को आप एक तरीके से सब्सिडी या फार्मर्स को इंश्योरेंस दे सकते हैं, जैसे हमारा इंश्योरेंस है आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ठीक है। फार्म पोन्ड्स एंड वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं, सीड बैंक्स आप क्रिएट कर सकते हैं, डाइवर्सिफाइड लाइवलीहुड हम कर सकते हैं कि हमें हमारी लाइवलीहुड को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, सिर्फ एक इनकम रिसोर्स पर नहीं डिपेंड करना है। और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को हमें प्रमोट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा एस्टेब्लिश यहाँ हमें इन्हें करना पड़ेगा। यहाँ पर अब क्लाइमेट रिजिलियंस के लिए हम क्या मेजर स्ट्रेटजीज अपना सकते हैं, तो देखो क्रॉप लेवल पर हमने बात की कि हम क्रॉप लेवल पर क्या कर सकते हैं। क्रॉप लेवल पर हम क्लाइमेट रिजिलियंट वेराइटीज़ का यूज़ कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं और सॉइल टॉलरेंट क्रॉप को हम यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेस टॉलरेंट क्रॉप्स को हम यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये तो क्रॉप लेवल पर हो गया, फिर फार्म लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम यहाँ पर आपका इंटीग्रेटेड फार्मिंग ले सकते हैं, प्रिसीजन एग्रीकल्चर प्रिसाइज एप्लीकेशन ऑफ एग्री इनपुट्स कि माइक्रो इरिगेशन अब यूज़ कीजिए, ड्रोन्स का यूज़ कीजिए, GIS GPS का यूज़ कीजिए, मतलब ये पूरा टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन एग्रीकल्चर सिस्टम होता है आपका प्रिसीजन एग्रीकल्चर जो है। अब वाटर लेवल पर आप क्या कर सकते हैं, जहाँ पर आप कैनाल फ्लड इरिगेशन यूज़ करते हैं वहाँ ड्रिप और स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ कीजिए। रेनफॉल बहुत ज़्यादा इरेटिक हो गई, अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीजिए, ठीक है। इसके साथ साथ आप वाटरशेड मैनेजमेंट कीजिए। तो इन सब स्ट्रेटजी से आप क्लाइमेट रिजिलियंस अडॉप्ट कर सकते हैं। अब सॉइल लेवल पर क्या कर सकते हैं, अब हीट बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो सॉइल से भी वाटर का इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा होगा, तो सॉइल लॉस बहुत ज़्यादा होंगे, सॉइल मॉइस्चर लॉस बहुत ज़्यादा होगा और वो रेनफॉल हो नहीं रही है तो वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी। तो यहाँ मल्चिंग कर सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर का एडिशन कर सकते हैं,
टिलेज को रिड्यूस कर सकते हैं, कवर क्रॉप हम यहाँ पर लगा सकते हैं। टेक्नोलॉजिकल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, हम फोरकास्टिंग को इंक्रीज कर सकते हैं, हम फार्मर्स को अर्ली फोरकास्ट कर सकते हैं ताकि फार्मर जो है बेटर मेथड्स अडॉप्ट कर सके कि हम किस तरीके से स्ट्रेस से बच सकेंगे। रिमोट सेंसिंग, GIS, उसके साथ साथ AI टेक्नोलॉजी, ड्रोन, डिजिटल एडवाइजरीज, इन सब का हम यूज़ कर सकते हैं फॉर बेटर फोरकास्टिंग। अब इंस्टीट्यूशनल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, हम क्रॉप इंश्योरेंस करा सकते हैं, हम क्रेडिट प्लस क्लाइमेट एडवाइजरीज एंड रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत बढ़िया मतलब रिस्पॉन्ड देगा और एक रेजिलिएंट एग्रीकल्चर सिस्टम वो बनाएगा। अब क्या हमारी कंट्री के अंदर कोई इनिशिएटिव है जो क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर को प्रमोट कर रहा है? डेफिनेटली ICR ने आपका एक निक्रा करके इनिशिएटिव स्टार्ट किया था, दैट स्टैंड्स फॉर नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। ये बेसिकली फोकस करता है आपका स्ट्रेटेजिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन पर। ये रिसर्च कर रहा है कि भाई अंडर दिस रिसर्च को प्रमोट करना है कि कौन कौन से नए मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को रेजिलिएंट बना सकते हैं, और उन टेक्नोलॉजी को डेमोन्स्ट्रेट करता है फार्मर्स को थ्रू KVKs, ठीक है, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू फार्मर्स को बताया जाता है कि आप कैसे नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर सकते हैं अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को रेजिलिएंट बनाने के लिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर कोर्स एंड टेलीग्राम चैनल। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और ध्यान रखिएगा, ये बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।